काजल भाग गई कलमुही कहीं की। किसी के बारे में नहीं सोचा, ना बेटे के बारे में, ना ही घर के बारे में, ना ही अपने बारे में। घोर कलयुग आ गया है। अपनी बहू बेटियों को संभाल कर रखना चाहिए, पर आजकल का ज़माना यहाँ तक कि अपनी उम्र के बारे में भी नहीं सोचा। 40 की तो होगी, 40 की नहीं 45 की हैं। किसी ने आड़े तिरछे मुंह बनाकर कहा, अच्छा तुम उसे जानती हो? ज़्यादा तो नहीं, पर 2-3 बार मिली थी। देखने में तो बड़ी शरीफ लगती थी। लगता ही नहीं था ऐसे कांड भी कर सकती है। अरे मैं तो कई बार मिली हूँ, मुंह में जबान तक नहीं थी, पर लक्षण देखो। ठेले वाले के साथ भाग गई। लड़कों की भी चांदी थी, जुबान उनके पास भी होती है। कोई बोला, हम मर गए थे क्या जो ठेले वाले के साथ भाग गई? अरे मूंगफली का ठेला लगाता था, मैं तो उसके लिए ठेले में फल लगा लेता। और सब हंस पड़े। हाँ ये तो सच है, इतनी अमीर और सुंदर औरत के लिए मैं तो कुछ भी कर लेता। काजल की सास का रो रो कर बुरा हाल था। कलमुही कहाँ चली गई, किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने मरे हुए पति के बारे में भी नहीं। हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। हाँ मैं काजल हूँ, ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं भाग गई अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर। किसी ने नहीं जाना मेरे मन का हाल, बस बातें बनाई। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। लेकिन मैंने वही किया जो मेरे मन ने कहा। मुझे भी प्यार चाहिए, मेरे जिस्म को भी भूख लगती है। जिस्म की भूख तो फिर भी शांत हो जाती है, लेकिन मन की भूख का क्या करूं? 18 साल की उम्र में शादी कर दी गई। पूछना तो दूर, बताया भी नहीं गया। बस माँ ने कहा, तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तेरे तो भाग खुल जाएंगे। बहुत खुश हो रही थी मैं। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अपने घर में तो कोई सपना पूरा नहीं कर पाई, पर अब अपने सारे सपने पूरे करूंगी। शादी हो गई। पहली रात ही पता चला कि क्यों किसी गरीब लड़की को इतना अमीर और अच्छा परिवार मिल गया है। बाकी सारे भाइयों की शादी तो बहुत अच्छे घरों में हुई थी, तो क्यों विपिन की शादी मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की, साधारण सी लड़की से कर दी गई है। पहली रात को भी मेरे पति ने मुझे नहीं छुआ। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कमरे में आए, ना ही मुझसे कोई बात की, ना ही मेरी तरफ देखा। बस तकिया उठाया और सोफे पर सोने चले गए। मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं हुआ होगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा पति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा? सारी रात में इंतजार करती रही, पर कुछ नहीं हुआ। एक नई नवेली दुल्हन के सारे सपने टूट गए। दूसरे दिन सुबह मैं उठी, चुपचाप सास के कमरे में चली गई। सास मेरी शक्ल देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही है। मैं रो पड़ी। सास सब कुछ समझ गई। मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब उसको सब पता है, फिर भी मुझसे शादी करवा दी। उनको क्या हक था किसी का जीवन बर्बाद करने का? शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया कि वो नपुंसक नहीं, समलिंगी हैं। उसे स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का साथ पसंद है। जब मुझे ये पता लगा, मेरे होश उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक तो मैं संज्ञा शून्य हो गई थी। फिर किसी तरह अपने आप को संभाला। माँ जी को अपने बेटे के बारे में सब पता था। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी सारी नफरत, अपनी सारी ईगो छोड़कर अपने पति को अपनाने की कोशिश करूं। वो मुझे समझने लगी कि मैं अगर कोशिश करूंगी तो हो सकता है मेरा पति मुझे वापस मिल जाए। मैं भी चाहती थी कि मैं एक सामान्य जीवन बिताऊं, जैसे घर के बाकी सदस्य एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। अपनी कमी उसे पता थी,
पर उन्होंने एक पति का फर्ज भी कभी नहीं निभाया। मेरा पति होकर भी नहीं था। मैंने माँ जी की बात मान ली। मैंने उन्हें प्यार करने की बहुत कोशिश की। एक दिन तो मैं अपनी सारी लाज शर्म सब छोड़कर नग्न होकर उनसे लिपट गई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। सारी रात मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, पर मेरा पति दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। मैं मानती हूँ उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। उसने तो अपनी माँ से शादी के लिए भी मना किया था, पर माँ को लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी कोई समझ पाएगा कि इसमें मेरी क्या गलती। शादी के कुछ ही दिनों बाद विपिन ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया था। एक दिन आधी रात को उसके कमरे से किसी आदमी को निकलते देखा। समझ गई क्या हुआ होगा। घिन आने लगी थी अपने आप से, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाई। अभी तो यदा कदा ऐसा होने लगा था। मैं मन महसूस कर रह जाती। शादी के बाद 4 साल बीत गए थे। मैं रोज़ रात को मरती। माँ के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि माँ के घर जाने का मतलब था सब बातों का खुलासा करना, जो मेरे ससुराल वाले कभी नहीं करते। वो इतने पैसे वाले थे कि पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते थे। उनका समाज में नाम था, रुतबा था, लोग उनकी इज्जत करते थे। फिर कैसे कोई मुझे उस घर से जाने देता। शादी के 6 साल बाद मैं बांझ घोषित कर दी गई। हर व्यक्ति मुझसे ही पूछ रहा है, माँ कब बन रही हो। कोई विपिन से नहीं पूछता कि वो पिता कब बन रहा है। इसका इलाज भी माँ जी ने ढूंढ लिया था। बड़े भाई के बेटे को मेरी झोली में डाल दिया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि बड़ी जेठानी ने अपना बच्चा मुझे कैसे दे दिया। नाम से बच्चा मेरा था, पर वो रहता अपनी बड़ी माँ के पास था। मेरे मन से प्यार, ममता, दया, मोह, माया सब कुछ खत्म हो गया था। मैं एक मोम की गुड़िया बन गई थी। बस सारा दिन पैसे खर्च करना ही उद्देश्य रह गया था। यही नहीं कि मैंने बच्चों को अपनाने की कोशिश नहीं की, पर अपना बना ना पाई। शायद खून का रिश्ता मेरे प्यार से बड़ा था। मैं उनके लिए वो सब नहीं कर पाती थी जो उसकी असली माँ करती थी। बच्चा बड़ा हो रहा था। वो पूछता, माँ आप और पापा अलग अलग क्यों सोते हैं। बड़ी माँ और बड़े पापा तो एक साथ रहते हैं, और पापा तो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। क्या जवाब देती। उस वक्त उसे सीने से लगा लेती। वक्त तो बीत ही रहा था। मैंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। अपने आप को भगवान की तरफ लगाने की कोशिश भी की। ऊपर से तो मैं पूरी तरह भगवान को समर्पित हो गई थी, पर मन में सदा तूफान चलता रहता था। माँ जी खुश थी कि मैं ठहर गई हूँ। उन्हें लगता था मेरी पीड़ा कम हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं अंदर से और भटक रही थी और तड़प रही थी। दूसरे या फिर तीसरे दिन विपिन के कमरे से कोई ना कोई आदमी निकलते हुए देखती थी। वो कोई गरीब मजदूर भी हो सकता था, या फिर कोई ठेले वाला, या फिर कोई रिक्शा वाला, कभी कभी कोई जेंटलमैन भी होता था। पर अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विपिन अभी 45 साल के हुए थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और पहले ही दौरे में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया को दिखाने के लिए मैं भी रोई, अपनी चूड़ियाँ तोड़ी, पर अंदर से उदास नहीं थी, खुश भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने गौर किया कि मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की के सामने सड़क पर एक व्यक्ति मूंगफली का ठेला लगाता है। उसकी नज़र हमेशा मेरे कमरे में रहती है। जब भी मैं खिड़की के पास जाती हूँ, वो मुझे देखने लगता है। पहले मुझे अजीब लगता था, फिर मैं बार बार खिड़की पर जाने लगी। बस वो मुझे देखता था, और मैं उसे। उसकी उम्र 35 से 40 के बीच थी। देखने में अच्छा लगता था। सर पर गमछा बांधता था। कुल मिलाकर ठीक लगता था।
एक बार मैं बाजार गई थी, वहाँ से वापस लौटकर आ रही थी कि सामने उसका ठेला नजर आया। अनायास ही पैर उस तरफ उठ गए। अरे बहू जी, आपको क्या लेना है? मैंने मूंगफली की तरफ इशारा किया। उसने मूंगफली तोली, लिफाफे में डाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पता नहीं जानबूझकर या फिर गलती से उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। एक सिरहन सी हुई मैं आने लगी तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, बहुत गलत हुआ आपके साथ बहू जी। क्या मतलब है आपका? मैं विपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम भी? मैंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा था। नहीं बहू जी, मैं कैसे? आप गलत समझ रही हैं। मैं कई बार गलत लोगों को देखता था आपके घर के अंदर जाते हुए। उस वक्त मुझे लगा धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। घर आकर उस खिड़की के सामने पर्दा कर दिया और कई दिनों तक खिड़की नहीं खोली। कुछ दिनों बाद जब खिड़की खोली तो दिलीप को मेरी खिड़की की तरफ देखते हुए पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा उठा था। बदले में मैं भी मुस्कुरा दी। उसने हाथ से इशारा किया कि सब ठीक है। मुझे लगता उसे मेरी कितनी फिक्र है। मेरे मन में हलचल पैदा हो गई। आज तक मुझसे किसी ने ऐसा नहीं पूछा था। मन के किसी कोने में कोई भावना जागृत हो रही थी। पता नहीं कैसे और कब हम दोनों में इशारे शुरू हुए, फिर बातें। मैं बहू जी से कब कज्जो बन गई पता ही नहीं चला। फिर घर में झूठ बोलकर मैं उससे मिलने जाने लगी। वैसे भी घर में मेरी परवाह किसे थी? सारा दिन उसके बारे में सोचती रहती थी। माँ जी ने अपने मन का अपराध बोध कम करने के लिए मेरे नाम काफ़ी धन दौलत गहने जमीन कर रखी थी। अब उसे उड़ाने का समय आ गया था। मैं किसी न किसी बहाने रोज़ उससे मिलती। उसके पजामे की जगह जींस ने ले ली थी। बीड़ी की जगह सिगरेट, देसी दारू की जगह स्कॉच ने ले ली। उसका स्तर बढ़ रहा था और मेरा नीचे गिर रहा था। समय बीत रहा था। घर में हमारे बारे में किसी को नहीं पता था। मेरे शरीर की भूख बढ़ती जा रही थी। जितना वो मुझे सुख देता उतनी ही मैं उस पर पैसे न्यौछावर कर रही थी। उसके दोनों हाथ में लड्डू थे। मेरा शरीर भी मिल रहा था और मेरे पैसे भी। वो मुझ पर इस तरह हावी हो गया था कि मुझे दुनिया में उसके सिवाय कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। माँ जी खुश थी कि उनकी बहू रोज़ 4-5 घंटे मंदिर में गुजारती है। घर के किसी सदस्य के पास मेरे लिए समय ही नहीं था। पर पता नहीं कैसे छोटी देवरानी को मुझ पर कुछ शक हो गया था। वो मुझ पर नज़र रखने लगी थी। एक दिन उसने मेरा पीछा किया और उसे पता चल गया कि मैं रोज़ कहाँ जाती हूँ। बस उसने घर आकर सबको बता दिया। जैसे ही मैं घर वापस आई, पूरा परिवार मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। पापा जी ने तो सिर्फ गालियाँ दी, लेकिन छोटे देवर ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। माँ जी ने जी भर कर कोसा। पूरा घर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई हिकारत की वस्तु हूँ। अब मुझ पर पहरा रखा जाने लगा था। मेरा फ़ोन छीन लिया गया। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं पागल हो रही थी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोती। दिलीप ने अपना ठेला लगाना बंद कर दिया था। एक रात बहुत हिम्मत करके सारे पैसे, गहने, ज़मीन के कागजात सब लेकर घर से भाग गई। अगर 25 साल पहले ऐसी हिम्मत कर लेती तो शायद इतना बुरा ना होता, पर उस वक्त कोई सहारा नहीं था। अब दिलीप का सहारा था, सो घर से भाग गई। मैं सीधा किसी होटल में गई। वहाँ फ़ोन करके दिलीप को बुला लिया। वो मेरे घर से भागने पर खुश नहीं था। उसे डर था अगर हम पकड़े गए तो मेरे घर वाले उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन जब मैंने उसे अपना पैसा दिखाया तो उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसने सपने में भी इतना पैसा नहीं सोचा था। हम दोनों उसी रात को वो शहर छोड़कर चले गए। दूसरे शहर जाकर अपनी गृहस्थी बसाने लगे। वो मेरे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे।
अब दिलीप को एक बड़ा बिजनेसमैन बनना था। उसने मेरी सारी जायदाद अपने औने पौने दामों में बिकवा दी। वो रोज़ नए व्यापार का आइडिया लेकर मेरे पास आता और रोज़ किसी न किसी चेक पर मेरे साइन करवा लेता। मुझे पता चल गया था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बाकी की जायदाद से बेदखल कर दिया है। मायके वालों ने कहा कि मैं उसके लिए मर गई हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उस वक्त दिलीप था ना मेरे पास। मैं तो बस उसके प्यार में खोई हुई थी। समय बीत रहा था, धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो रहा था। अब चिंता होने लगी थी, आगे कैसे चलेगा। दिलीप रोज़ कहता, तू चिंता ना कर मेरी रानी, मैं तुझे सचमुच की रानी बना कर रखूँगा। बस एक बार मेरा बिजनेस जमने दे। पता नहीं कैसा कौन सा बिजनेस कर रहा था, बस मैं पैसे खर्च करने की मशीन बन गई थी। एक दिन गुस्से में आकर पैसे देने से मना कर दिया तो दिलीप ने मुझ पर हाथ उठा दिया। तिलमिला उठी मैं, पर कुछ नहीं कर पाई। रोई बिलखी, पर वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। भविष्य की चिंता में उसे पैसे देने से मना करती और मार खाती। वैसे भी शरीर बूढ़ा हो रहा था, पर मन अभी भी नहीं भरा था। लेकिन दिलीप की दिलचस्पी मुझ में कम हो रही थी। उसे जवान शरीर चाहिए था। अब अंतिम चेक पर उसने मेरे दस्तखत करवाए तो मैं समझ गई अब मेरी खुशियाँ भी खत्म हो गई हैं। अब वो सारा दिन घर में सोया करता और मजबूरी में मैंने 2-3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया। 5-6 सालों में ही मैं रानी से नौकरानी बन गई थी। अब उसका मन मुझ में बिल्कुल भर गया था। उसका मन किसी और औरत पर आ गया था और अब वो चाहने लगा था कि मैं उसे छोड़ दूं। पर मैं उसे छोड़कर कहाँ जाती। मेरे लिए इस संसार के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एक दिन उसने मुझे बुरी तरह मारा, गालियाँ दी, मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। मैं डर गई, अपने बैग में अपने 2 चिथड़े डाले और वहाँ से निकल गई। आजकल मैं गंगा मैया की शरण में हूँ। किसी मंदिर के बाहर बैठकर राहगीरों की चप्पलें संभालती हूँ। मंदिर के पुजारी बहुत अच्छे हैं। मंदिर में से ही कुछ खाने को मिल जाता है। कोई राहगीर कभी कोई कपड़ा दे जाता है। बस अब सच में ईश्वर का नाम ले रही हूँ और अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बस इतनी सी तो मेरी कहानी है।